तो पब्लिक डिपॉजिट है बेटा हमारा टॉपिक। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस कंपनी को अवेलेबल कराया जाता है, और मेनली ये कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है। तो डायरेक्ट कंपनी आपकी पब्लिक में जाके डिपॉजिट के लिए बात कर सकती है। इसके एडवांटेज ये हैं आपका, सबसे पहले कि इजी मेथड है ये। इजी मेथड इसलिए है क्योंकि आपका पब्लिक से डायरेक्ट आपका रिलेशन हो जाता है। दूसरा, आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी बेनिफिट मिलता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए आप शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो आपकी कंपनी जो है उसमें शेयर होल्डर्स या ओनर की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट में डायरेक्ट करते हैं तो पब्लिक डिपॉजिट करने वाला जो होता है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर। उसके बाद आपका मॉर्गेज की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी एसेट्स आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि आपका फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड ये होता है, वो ही मैंने बताया कि कंपनी केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकती है या उन्हीं से जो रेपुटेड कंपनी होती है वही इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। जो छोटी कंपनियां होती हैं वो उनके लिए ये वेल फीचर नहीं है। उसके बाद इसका सिक्योर्ड नेचर नहीं होती है। कोई भी कंपनी ऐसी हो जाए कि आपका, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं रहती कि एसेट्स आपने कोई गिरवी नहीं रखी है, तो कंपनी की तरफ से भी श्योरिटी नहीं है और डिपॉजिटर की तरफ से भी श्योरिटी नहीं है। कंपनी पैसा लेके फ्रॉड करके जा सकती है। बहुत बार आपने सुना भी है कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था और कंपनी ने फ्रॉड किया और कंपनी पैसा वहाँ से निकल गई है, सुना है। ठीक है। उसके बाद ये जो है अनहेल्दी है ट्रेंड्स, ये उचित आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए पर्टिकुलर कोई रूल रेगुलेशन या लॉ नहीं है कि पब्लिक डिपॉजिट में आपको करने के लिए कोई अधिनियम बना हुआ है। ठीक है। वो कंपनी की रेपुटेशन पे ही डिपेंड करता है केवल। उसके बाद कमर्शियल बैंक जो है ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, शॉर्ट रन लोन है और बीआर से रिलेटेड है। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट है। ये मैं सारा करा चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करा रहे हो, कुछ दोबारा रिपीट हो रहा है बेटा ये। ठीक है। ओवरड्राफ्ट करा चुकी हूँ मैं, कैश क्रेडिट हो चुका है, शॉर्ट रन लोन हो चुका है, बीआर हो चुका है। नेक्स्ट आपका ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड था। ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था कि आपकी साख के आधार पर जब आपको उधार दे दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आया था। इसमें आपका क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बातचीत करके या तालमेल से या आपके एग्रीमेंट से या कंपनी की रेपुटेशन के आधार पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या करेगी, रिलेशन कर सकती है या डिपॉजिट के लिए पैसा। अगर मान लीजिए आपको 3 महीने के लिए चाहिए तो 3 महीने के लिए जर्नली आप वहाँ से पैसा एक कंपनी दूसरे में कर सकती है जमा, 6 मंथ के लिए भी कर सकती है, और एक कॉल के आधार पर, एक फ़ोन कॉल के आधार पर भी आपको पैसा वहाँ से अवेलेबल हो सकता है। पर ये आपकी रेपुटेशन है मेन, उस पर डिपेंड है। ठीक है। उसके बाद इसकी फ़ीचर्स आप कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, अनश्योर्ड डिपॉजिट है। इसका जो जर्नली ब्रोकर पे आधारित होता है। ये ब्रोकर कौन होते हैं, जो कमीशन पे काम करते हैं। ठीक है। वो कमीशन पे काम कैसे करते हैं कि एक कंपनी के साथ भी लिंक है उसका, दूसरी कंपनी के साथ भी लिंक है, तो वो कमीशन लेते हैं बीच में और दोनों ही कंपनियों का क्या करा देते हैं, वो तालमेल करा देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है बेटा। आपका 91 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी जिसमें आपका एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन आया था और ग्लोबलाइजेशन आया था। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये चीज़ें आई थी आपकी। तो 91 से पहले हमने क्या किया था कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत कम मात्रा में था, कि हम विदेशों में जो व्यापार करते थे वो बहुत कम करते थे। 91 के बाद जब रिफॉर्म्स हमने सुधार किए तो 91 के बाद जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी उसमें हमने क्या किया था, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से दूसरे देशों में व्यापार तो हमारा बढ़ा ही था, वस्तु और सेवाओं का व्यापार तो बढ़ा था, साथ में हमने क्या किया, जो हमारे शेयर्स हैं
या शेयर्स या डिबेंचर हैं वो भी हम फॉरेन जो कंपनी होती हैं उनमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फॉरेनर जो होते हैं वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? 91 के बाद की सिचुएशन है बेटा ये। इसके बाद आपका आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जो कंसेप्ट होता है आपका मेन, ये डॉलर की कंसेप्ट में काम करेगा। ठीक है, आपका जो पैसा है वो कहीं भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल में, विदेशी व्यापार से संबंधित है ये। विदेश में कहीं भी जब पैसा आप लगाएंगे तो वो डॉलर के फॉर्म में लगाएंगे और पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी में, किसी भी कंपनी में। ठीक है, यानी कि आप जब बाहर के विदेशों के जब आप शेयर्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो आप ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में आएंगे। क्लियर? उसके बाद इसकी फीचर्स दी हुई हैं कि ये अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि 1 GDR जो रिप्रेजेंट करता है 1 शेयर को। अगर आपने 1 GDR ले लिया तो इसका मतलब है कि आपने 1 शेयर परचेज कर लिया है। ठीक है, हाँ 1 GDR है 2 शेयर्स के बराबर दे रखा है। मोर देन 1 शेयर दिया है ना, तो 2 शेयर्स से रिलेटेड दिया है उसने। और आपका जो GDR होता है बेटा वो डिविडेंड उस पर भी मिलता है, जैसे आपका यहाँ जो शेयर्स आप परचेज करते हैं ना उन पे डिविडेंड मिलता है, उसी तरीके से आपको GDR पे भी मिलेगा। ये फॉर्म में किस में मिलेगा? US डॉलर फॉर्म में मिलेगा आपको। इसकी एक प्रोसेस है बेटा, पहले इशूइंग कंपनी होगी जो कंपनी आपके GDR इशू कर रही है, यानी कि वो कंपनी जो अपने शेयर्स इशू कर रही है उसको बोलेंगे इशूइंग कंपनी। उसके बाद बोलेंगे ये DCB आपका है, ये बैंक है आपका बेटा एक तरीके से। ये बैंक क्या करेगा? उस कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड कराएगा। उस कंपनी के शेयर जो आप बेचना चाह रहे हैं उन कंपनी के शेयर्स की लिस्टेड यहाँ आपके पास मिलेगी फॉर्मेट, और उनको आप DCB के माध्यम से बेच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है। ये उस देश का बैंक है बेटा जहाँ आप सेल करना चाह रहे हैं जिस देश के शेयर्स को। जो फर्स्ट बैंक है DCB, ये वो बैंक है जहाँ के आप हैं जिस देश की वो कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट ओवरसीज बैंक है जो वो ये है कि जहाँ आप बैंक जो शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर इस बैंक से आपके इसको शेयर्स को ईजिली खरीद सकते हैं। यहाँ क्लियर हुआ ये चारों कंसेप्ट आपको? क्लियर? फर्स्ट है इशूइंग कंपनी, मान लीजिए A लिमिटेड है, वो US की है। क्लियर? फिर जो डोमेस्टिक बैंक आ गया आपका, ये किसका है? US का ही बैंक है। कोई भी बैंक हो सकता है US में से कि जिसके माध्यम से आप अपने शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं। ये बैंक दूसरे देश के बैंक से जहां आप शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में बेचना चाह रहे हैं, तो ये इंडिया के बैंक से क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा कि भाई हमारे जो देश में इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इशू किए जा रहे हैं, तो यहाँ आपको बैंक में ये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी इंडियन कस्टमर, मान लीजिए इंडियन कस्टमर है, वो इस बैंक में जाके, कोई भी बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, या फॉरनर कोई बैंक यहाँ आपका है वो हो सकता है, तो उसमें जाके क्या करेंगे? इन शेयर्स को ईजिली परचेज कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे कि आपको फॉरेन की कैपिटल इन्वेस्ट मिल जाएगी। लिक्विडेशन इसमें होता है। लिक्विडेशन का मतलब है जिसको हम कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं। लिक्विडिटी रहती है ना इसमें, तरलता, तो उस चीज़ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास GDR है कोई भी, तो उसको आप इजीली इस बैंक में जाके बेच सकते हैं और पैसे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाती है इससे। मान लीजिए आपके जो शेयर्स हैं वो दूसरे देश के लोग खरीद लेते हैं, तो आपको ये रहता है, आपकी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होती है कि आपकी कंपनी तो इतनी अच्छी है कि फॉरेनर जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी आपके कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। ठीक है, इनको इशू करने की कॉस्ट बहुत कम होती है क्योंकि 2 बैंक आपके बीच में आते हैं, उन 2 बैंकों का ही कमीशन होता है, इसके अलावा किसी का कोई कमीशन इसमें नहीं होता। शेयर प्राइस इनका अच्छा रहता है, और भाई शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी पोजीशन सबसे अच्छी रहती है, और ये बार बार जो है आपके मैनेजरियल जो फंक्शन होता है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं आपके वो फॉरेनर होते हैं। क्लियर?